चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चार टाइप्स का होता है आपको पता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग सेकेंड टॉपिक आज कवर करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे होगा। इसका हिंदी होता है क्वथनांक का उन्नयन। ये ध्यान से समझिए, अगर ये आप टॉपिक समझेंगे तभी आपको इसका तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा 100%। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का हमको डेफिनेशन बताइए। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। तो हम लोग क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होता है यानी लिक्विड उबलता है तो उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, हाँ या नहीं। यानी द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बॉयल, द टेम्परेचर एट विच liquid boils called as boiling point। boiling point यानी क्या लिखेंगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। चलिए, लेकिन इस डेफिनेशन का यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कुछ यूज नहीं है। तो हमको अभी सेकंड डेफिनेशन देखना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट का, और उसी का इस चैप्टर में काम है। जो आप 9th में पढ़ के आए हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसका कुछ भी यूज नहीं है। ये करेक्ट है लेकिन हमारे लिए यूज नहीं है। तो सेकंड डेफिनेशन हमको देखना है ध्यान से, एक काम का है सेकंड डेफिनेशन। अब सुनिए ध्यान से, सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है, अगर ये लिक्विड है यहाँ पे, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा जब गर्म करेंगे तो, और धीरे 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 लिक्विड क्या होगा, वेपराइज होगा। वेपराइज होके ऊपर आएगा और फिर से ऊपर आके नीचे जब कंडेंस होके आएगा तो सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तब कह रहा है कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर 1 atm के बराबर हो जाए, फिर से सुनिए, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर ही बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। कौन, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि शुरू में जब हम हीट करेंगे तो प्रेशर कम बनेगा, क्योंकि लिक्विड कम वेपराइज होगा, कम। लेकिन एक ऐसे टाइम आएगा, अपना टाइम नहीं आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि लिक्विड जिस रेट से वेपराइज होगा उसी रेट से कंडेंस होगा और इसके अंदर का प्रेशर फिक्स हो जाएगा। तो जब वो प्रेशर जो फिक्स हो रहा है अगर ये 1 atm के बराबर हो जाए तो जितना टेम्परेचर इसके अंदर अभी हुआ है जी, तो मैक्सिमम टेम्परेचर वही कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका यूज है यहाँ पे। अब सुनिए, यानी द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to
इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो लिख देता हूं, वह ताप या टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये डेफिनेशन समझेगा तभी आपको आगे का टॉपिक समझेगा। इसका मतलब तो हो गया कि अगर हम यहाँ पे पानी रख देंगे और इस पानी को हीट करेंगे तो अगर पानी अगर ये बॉयल हो गया यहाँ से तो इसके अंदर का प्रेशर 1 atm हो जाएगा। कहाँ पे? एट 100 डिग्री सेल्सियस, है या नहीं? वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सॉरी पानी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्या होगा? 1 atm के बराबर हो जाएगा, है या नहीं? यानी फॉर H2O के लिए एट 100 डिग्री सेल्सियस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना है? 1 atm। 1 atm मतलब 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 760 mm ऑफ Hg या 1.013 बार या 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg या इसी को 760 टॉर्क कहा जाता है, हाँ या नहीं? ये आपको ध्यान देना है कि जब पानी बॉयल होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर आएगा तो बर्तन के अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब हम जाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के तरफ। तो ध्यान से समझिए, तब हम लैंग्वेज लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे पानी ले लिया, और टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस बना दिया। तो इसके अंदर का जो प्रेशर हो रहा है समझिए वो कितना हो रहा है? 1 atm, करेक्ट। अब यहाँ पे लिक्विड H2O है, ये एग्जाम्पल दे रहा, फिर से नॉर्मलाइज हम लोग कर लेंगे। अब मैं क्या कर रहा, इसी पानी में मैं अभी ग्लूकोज मिला दे रहा। ध्यान से देखना है, रट्टा पट्टा गायब हो जाएगा। अब मैं इसमें ग्लूकोज मिला रहा और ये H2O ही है। अब आप बताइए, जब आपने इसके अंदर ग्लूकोज मिला दिया, अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर भी दिया जाए तो क्या प्रेशर 1 atm होगा या उससे कम? उससे कम होगा। उससे कम होगा नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब देखिए, यानी इसमें अगर 100 डिग्री सेल्सियस भी हो तो प्रेशर इज लेस देन 1 atm होगा नहीं? अगर प्रेशर लेस देन 1 atm है तो क्या वो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस बना रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। प्रेशर कितना करना पड़ेगा? 1 atm, करेक्ट ना? तब तो प्रेशर 1 atm करने के लिए इसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे क्या? यस सर। फिर से 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर 1 atm है,
जब इसमें हम ग्लूकोज डाल देंगे और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लेके आएंगे तो प्रेशर लेस देन 1 एटीएम रहेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है। लेकिन हमको इसका तो बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, आपको इतना टेम्परेचर बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है ताकि प्रेशर कितना हो जाए 1 एटीएम। तब तो इसको हमको और हीट करना पड़ेगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा या इससे बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो इसलिए तो टॉपिक का नाम है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। यानी जब हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। करेक्ट ना? यस सर। तो अभी इस केस में एक बार और यहाँ पे एक फिगर बना देता हूं कि अगर यहाँ पे ग्लूकोज हम लोग डाल रहे हैं और अगर प्रेशर यहाँ पे 1 एटीएम हो इसका, और ये H2O है, इसका मतलब 100% ये जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी प्रेशर 1 एटीएम होगा। अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो ये 100 डिग्री से अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर 100% लेस देन 1 एटीएम ही होगा। समझ गए आप? यस सर। हाँ, तो मैं लिख रहा कि आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट in a volatile solvent, after addition of non-volatile solute in a volatile solvent boiling point for एक मिनट ऐसे लिखता हूं, after addition of non-volatile solute in a volatile solvent boiling point of solution is more than boiling point of solvent. ऐसे after addition non-volatile solid in a volatile solvent boiling point of solution will be more than boiling point of solvent for 1 atmospheric pressure। हाँ या नहीं? यानी अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट एक मिनट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। करेक्ट ना? यस सर। सर यानी अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इस टॉपिक को समझना है, अधिक हो जाता है। इसका मतलब अगर शॉर्ट में लिखूं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो ग्रेटर देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट है, ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी नहीं है, ध्यान रखना है। तो अगर हमको अब बताना है कि अच्छा बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कितना, यानी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना, एक सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अभी इसका हिंदी नहीं लिख रहा क्योंकि समझ जाएंगे सब कोई। इसको बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टी मतलब इलिवेशन मतलब चेंज किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यह टेम्परेचर कितना बढ़ा है वही है, तो डेल्टा टी बी। तो ये डेल्टा टी बी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस, सॉरी ऐसे कैसे हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है या नहीं। तब हमको पता चल जाएगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। और डेल्टा टीबी को ही बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी को डाउट है? तो सर अब देखिए, ये तो हमको अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तब हम डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बी जो है मैं लिख देता हूं, ये बी जो है बॉइलिंग पॉइंट बताता है। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए, बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा टीबी मतलब ये बता रहा है डिफरेंस, डिफरेंस टेम्परेचर के बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया है। अब कभी कभी क्या होता है, ये डेटा ही नहीं देता है, ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देगा ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट देगा, केवल अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, तब हम कैसे निकालेंगे। तो मैं लिख रहा कैलकु एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, एलिवेशन इन boiling point can be calculated by following formula। अब फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, क्योंकि ना वो बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट दिया ही नहीं है, वो ना सॉल्यूशन का दिया ना सॉल्वेंट का दिया है। तो एक फॉर्मूला है जो डेल्टा टीवी के लिए यूज किया जाता है, उसका फॉर्मूला है के बी इंटू स्मॉल एम, के बी इंटू स्मॉल एम। एक सेकेंड, ठीक है, आवाज आ रही? हाँ, अब आपको तो डेल्टा टीवी पता चल गया। केबी और स्मॉल एम क्या है, यहाँ पे स्मॉल एम जो है वो है मोलालिटी, मोलरता। और केबी जो है वो है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, या इसी का एक दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं इलिवेशन कांस्टेंट, इलिवेशन। तो इसका तीन तीन नाम है, इंग्लिश में वही है मोलल उन्नयन। अच्छा, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोलल का मोलल, मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, या उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन, उन्नयन है, उन्नयन स्थिरांक। और कोई बोलेगा इसका हिंदी इबुलियोस्कोपिक का, तो वही है जो नाम दिया है इबुलियोस्कोपिक, हिंदी भी उसका वही है, उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं उसका हिंदी क्या है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट का डेटा दिया रहेगा, वाटर के लिए नहीं देता है, मैं बताऊंगा कितना होता है, याद रखना पड़ता है। और मोलालिटी आपको निकाल लेना है। तो मोलालिटी कैसे निकालते, बोलिए,
बोलो ना। हेलो। यस सर। सब सो गए। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके सहायता से आप मोलालिटी निकाल लेंगे। जैसे मोलालिटी निकाल देंगे, केबी दिया रहेगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा टीबी निकाला जा सकता है। करेक्ट ना? यस सर। अभी अभी हमको यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ केबी। थोड़ा ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ केबी। तो मेरे को पता है कि ये डेल्टा टीबी है, क्या है, केबी इंटू स्मॉल एम। अभी मोलालिटी डेल्टा केबी अगर हम यहां से निकाले तो क्या होगा, डेल्टा टीबी बाई स्मॉल एम। डेल्टा टीबी टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। लेकिन मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इंटू केजी अपॉन मोल, या डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो तो दोनों बात सेम है। या आप लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। ये हो गया आपका केबी का यूनिट। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। तो याद रखना है, एक के जो है थाउजेंड नहीं है, किलो नहीं है, एक केल्विन है। बार बार कंफ्यूजन होगा, ध्यान दिए। अब चलिए माइक ऑफ रखिए। अब केबी है क्या, एक केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो केबी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट किस टाइप का है वैसे केबी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख के दे रहा, Kb depends on only nature of solvent. Kb depends upon only nature of solvent. Nature of solvent यानी Kb का जो वैल्यू है वो सॉल्वेंट के ऊपर निर्भर करता है। लिखूं क्या हिंदी? सर हो जाएगा। अब देखिए, अगर केबी भी कभी कभी नहीं पता रहता है तब केबी कैसे निकालेंगे, तब एक केबी का एक दूसरा फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला ऑफ केबी। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि केबी भी कभी कभी नहीं देता है तो उसको भी निकालना ही पड़ता है। तो केबी का फॉर्मूला है आर टीवी स्क्वायर, माइक ऑफ रख लीजिए, 1000 इंटू एल बी। या एक और फॉर्मूला इसका होता है केबी का आर टीबी स्क्वायर, यहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और या तो ये हो जाएगा 1000 इंटू एच बी, एच या डेल्टा एच भी। ये क्या है, डेल्टा एल बी, एल भी है, एल भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी है एच भी। एक सेकेंड, यहां पे है एल भी और वो है एच भी। ठीक है, तो एल भी और एच भी। अभी कोई बोलेगा इसका मीनिंग क्या है, तो ध्यान दीजिए, सब समझाता हूं। आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट इसका वैल्यू कितना होता है, आर का बोलो ना, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये गैस कांस्टेंट है, तो याद नहीं वैल्यू इसका। चलिए टीबी क्या है, टीबी, टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का बॉइलिंग पॉइंट। अब एलवी क्या है, एलवी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आवाज आ रही क्या?
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। तो यहाँ पे लेकिन यूनिट है जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम। कोई बोलेगा तब एचबी क्या है? एचबी वही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन यहाँ पे यूनिट थोड़ा चेंज है, ये है जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल। अब देखिए यहाँ पे अगर ये जूल पर ग्राम है तो ग्राम को अगर मोल में बदलना है तो मोलर मास से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए सॉल्वेंट का मोलर मास क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, हाँ या नहीं? एल भी जो है जूल पर ग्राम है, लेकिन ग्राम को मोल में बदलना है तो हमको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए मोलर मास को हमने ऊपर लिख लिया यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको मोल लिख लिया। तो यहाँ पे लिख देता हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे भी ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह आपको एल भी दिया रहेगा, नहीं तो एच भी दिया रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा, आर आपको पता होना चाहिए, तो वहां से के भी आप निकाल लेंगे। जैसे के भी पता रहेगा आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे, मोलालिटी निकाले हुए रहेंगे, तो आपका डेल्टा टी भी पता चल जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? अब नोट एक और आपको याद रखना है, कभी कभी वाटर के लिए केबी नहीं दिए रहता है, तो आपको याद होना चाहिए केबी ऑफ H2O, ये है कितना? 0.518 केल्विन केजी पर मोल या मोल इनवर्स। ये डेटा बार बार बोले, ये डेटा कभी कभी नहीं देता है, तो ये वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हमको ये डेटा याद ही होना चाहिए। अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते, नहीं तो इतना ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक है। किसी को कुछ डाउट है? हाँ बोलिए। केवी का फॉर्मूला एक बार बता दीजिए। हाँ, केवी का फॉर्मूला है RTV स्क्वायर 1000 इंटू LV। आर गैस कांस्टेंट, टीबी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन किस में रखना है? केल्विन में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। टेम्परेचर आप जब भी आएगा तो केल्विन में रखेंगे। और एलवी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन इसका लेटेंट हीट क्या होता है? मतलब इसको वेपराइज कर, जैसे आपको बताया था ना, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O है तो खुद से तो वेपर में नहीं जाएगा, तो हमको एक हीट एनर्जी देना पड़ेगा, और तब ये क्या होगा? पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनेगा। तो जो आप ये एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी, वो तो कोई थर्मामीटर से थोड़े चेक कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है और हीट लेता है, तब 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बदलता है। तो ये जो एनर्जी ले रहा है H2O लिक्विड से H2O वेपर जाने में, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। हिंदी में उसका नाम है गुप्त उष्मा, छुपा हुआ हीट, क्योंकि टेम्परेचर जो थर्मामीटर है वो फेल है, वो नहीं बताएगा कि वाटर का, क्योंकि वो तो दोनों को सेम ही रीडिंग बताएगा, लेकिन आप फीलिंग कर सकते हैं। एक बार मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O है, अगर इसमें आपने हाथ रखा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर है, इसमें अगर आपने हाथ रखा तो किस में अच्छा जलेगा? तो ज्यादा अच्छा लगेगा वेपर वाले, ज्यादा फीलिंग होगा, नहीं तो? क्योंकि उसकी हीट एनर्जी ज्यादा है। कभी रोटी फूलता है ना, या पूरी खाते तो उसमें गलती से हाथ डाल दिया तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो वेपर होता है, क्योंकि वो लेटेंट हीट लेके बैठा है। अगर वैसा ही कोई कहेगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O है और 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O मतलब ये लिक्विड है और ये आइस है, तो कौन ज्यादा ठंडा लगेगा? आइस, क्योंकि इसको और हीट करेंगे तब जाके वो H2O लिक्विड में बदलेगा, तब हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो अगले टॉपिक में आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। और किसी को कुछ डाउट? सर इबोलोस्कोपी कांस्टेंट के बारे में क्या बताया, फिर से बता दीजिए ना। कुछ नहीं, वो बॉइलिंग, वो सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा है। H2O लेंगे तो उसका अलग वैल्यू मिलेगा, अगर हम H2O के जगह पे ऑयल रख देंगे तो उसका अलग वैल्यू मिलेगा। मतलब हम ये वैल्यू
याद नहीं कर सकते। जितने सारे सॉल्वेंट है, सारे सॉल्वेंट का डेटा आप याद करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो उसके प्रकृति पे डिपेंड करता है क्या है। लेकिन H2O का डेटा नहीं देता है कभी कभी, इसलिए हम याद कर रहे हैं। और अगर डेटा नहीं दिया तब हमको RTB स्क्वायर 1000 इंटू LV का यूज करके KB निकाला जा सकता है, हम निकाल सकते हैं। समझ गए? केबी नेचर मतलब सॉल्वेंट कौन सा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब जनरलाइज वैल्यू केबी का नहीं है। ठीक है? यस सर। यस सर। और किसी को कोई डाउट? तो इस टॉपिक को पढ़ के आइए और कल हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें एक और पॉइंट आपको देखना है, एक ग्राफ भी है, ग्राफ तो देखिए ध्यान से, ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन बुक में मेंशन किया है ग्राफ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर कर रहा और यहाँ पे टेम्परेचर। तो मेरे को पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, जब टेम्परेचर जीरो तो वेपर प्रेशर जीरो, है या नहीं? यस सर। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़े, बढ़ते 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 ये ऐसा आ गया कि इधर वेपर प्रेशर बढ़ते 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 अगर ये 1 atm आ गया प्रेशर, 1 atm, इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो एक ऐसा आया पॉइंट जहां पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, तब तो उसके हम नीचे लेके जाएंगे तो जो टेम्परेचर मेंशन करेगा वही बॉइलिंग पॉइंट होगा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम देखेंगे अगर सॉल्यूशन के लिए, तब तो सॉल्यूशन का एक अलग ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर जब जीरो तो वेपर प्रेशर जीरो। लेकिन इसका क्या होगा, इसका ऐसा कहीं दूसरे पॉइंट पे इसका बॉइलिंग 100 डिग्री से ये आएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? तब अगर हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है या नहीं? क्योंकि ये भी 1 atm प्रेशर है, ये भी 1 atm प्रेशर है। तो 1 atm प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा जहां पे सॉल्वेंट का है या नहीं? यस सर। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन जाएगा या कैसे भी जगह भी, जो डिपेंड करता है कैसा सोल्यूट है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा और ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तो ये जो है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। और यही जो टेम्परेचर डिफरेंस है यही क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट ना? यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस, जो टेम्परेचर आएगा यहां से, वही तो कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए आप? यस सर।